आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के उस नए और गर्मा गर्म मुद्दे की जिसने भारत, इटली, इजराइल और ईरान के बीच एक बहुत बड़ा कूटनीतिक सस्पेंस खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, समंदर के रास्तों से भारत के 3 बड़े व्यापारिक जहाज अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हों और अचानक इटली उन्हें अपने पोर्ट पर रोककर उनकी जबरदस्त चेकिंग शुरू कर दे। शक यह जताया जा रहा है कि इन जहाजों में कुछ ऐसा हाई ग्रेड स्टील और भारी सामान छिपा है जो सीधे इजराइल जा रहा था। लेकिन असली भूचाल तो तब आया जब इस खबर से भारत का एक पुराना और बेहद अहम दोस्त यानी ईरान भड़क गया। ईरान को शक है कि कहीं भारत छुपकर इजराइल की मदद तो नहीं कर रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस एक घटना से भारत और ईरान की सालों पुरानी दोस्ती और चाबहार पोर्ट का वो ऐतिहासिक समझौता खतरे में पड़ जाएगा? आखिर समंदर की इन लहरों पर चल रहे इस पावर गेम का असली सच क्या है? भारत अब इस बड़ी कूटनीतिक उलझन से कैसे बाहर निकलेगा? आज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम जियोपॉलिटिक्स की इसी सबसे उलझी हुई गुत्थी को डिकोड करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप हमारी यह रिपोर्ट किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो आसानी से दिखता नहीं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है भूमध्य सागर की लहरों से। भारत के 3 बड़े कमर्शियल और मर्चेंट जहाज अपना व्यापारिक सफर तय करते हुए यूरोप की तरफ बढ़ रहे थे। ये जहाज पूरी तरह से कमर्शियल माल लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक इटली की अथॉरिटीज ने एक बहुत ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाला कदम उठाया। इटली ने अपने 2 प्रमुख बंदरगाहों कैग्लियारी और गियोइया टोरो पर इन तीनों भारतीय जहाजों को रोक लिया। इटली की कस्टम और सुरक्षा एजेंसियों ने इन जहाजों को आगे बढ़ने से मना कर दिया और इनकी बहुत ही सघन और जबरदस्त चेकिंग शुरू कर दी। एक आम व्यापारिक जहाज को इस तरह से रोकना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जब किसी देश का जहाज किसी दूसरे देश के पोर्ट पर रुकता है तो कुछ रूटीन चेकिंग होना एक आम बात है, लेकिन यहाँ मामला रूटीन चेकिंग का बिल्कुल नहीं था। यहाँ बात कुछ और ही थी। इटली की एजेंसियों को शक था कि इन जहाजों पर लदे हुए भारी भरकम कंटेनरों के अंदर कुछ ऐसा सामान है जिसे आम व्यापारिक भाषा में डुअल यूज गुड्स कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये डुअल यूज गुड्स क्या होते हैं? दोस्तों, ये वो सामान होते हैं जिनका इस्तेमाल आम नागरिक और इंडस्ट्रियल कामों के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसका इस्तेमाल सैन्य उपकरणों और रक्षा क्षेत्र में भी कर सकता है। इटली का सीधा शक इस बात पर था कि इन जहाजों में भारी मात्रा में हाई ग्रेड स्टील मौजूद है, और सबसे बड़ा सस्पेंस यह था कि इटली की खुफिया एजेंसियों का मानना था कि इस हाई ग्रेड स्टील की असली मंजिल कोई यूरोपीय देश नहीं बल्कि इजराइल है। इस एक शक ने भूमध्य सागर के शांत पानी में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। इटली ने जहाजों को होल्ड पर डाल दिया, कंटेनरों की स्कैनिंग शुरू कर दी और भारत से इस कार्गो की पूरी जानकारी मांग ली। भारत के लिए यह स्थिति बहुत ही नाजुक थी, क्योंकि भारत हमेशा से एक जिम्मेदार व्यापारिक देश रहा है और हमारे जहाज पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए सफर कर रहे थे। लेकिन इटली के इस कदम ने एक नए ग्लोबल ड्रामे की शुरुआत कर दी थी। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस हाई ग्रेड स्टील में ऐसा क्या खास है कि इसे लेकर इतना बड़ा बवाल मच गया? दोस्तों, हाई ग्रेड स्टील कोई आम लोहा या इस्पात नहीं होता। यह एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला, बेहद मजबूत और खास तरीके से बनाया गया स्टील होता है। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पुलों, कमर्शियल जहाजों और कारखानों में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक बहुत ही क्रिटिकल इस्तेमाल एरोस्पेस और रक्षा उपकरणों के निर्माण में भी किया जाता है। इटली और पश्चिमी देशों की चिंता इसी बात को लेकर थी। मौजूदा समय में मध्य पूर्व में जो भारी तनाव और अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, उसे देखते हुए यूरोपीय देश बहुत ज्यादा सतर्क हैं। वे इस बात की कड़ी निगरानी कर रहे हैं कि इजराइल या उस क्षेत्र के किसी भी अन्य देश में ऐसा कोई भी सामान ना पहुंचे जिससे मौजूदा संघर्ष और ज्यादा भड़क सके। इटली का मानना था कि अगर यह हाई ग्रेड स्टील इजराइल पहुंच जाता है तो इसका इस्तेमाल वहां के रक्षा और सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के अपने कुछ सख्त नियम और व्यापारिक कानून हैं, जिनके तहत वे संघर्ष वाले क्षेत्रों में क्रिटिकल सामग्री के निर्यात और आवाजाही पर कड़ी नजर रखते हैं। यही वजह है कि उन्होंने भारतीय जहाजों को रोककर एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, भारत का पक्ष यहां बिल्कुल साफ था। भारतीय जहाज जो सामान लेकर जा रहे थे वो पूरी तरह से वैध व्यापार का हिस्सा था। भारत ने हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सम्मान किया है। हमारे जहाज कोई छिपा हुआ एजेंडा लेकर नहीं चल रहे थे। यह 1-2 देशों के बीच की शुद्ध व्यापारिक डील हो सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में, जैसा कि मैंने पहले कहा, शंकाओं की कीमत अक्सर बहुत भारी चुकानी पड़ती है, और यहां इस शंका की कीमत चुकाई जा रही थी भारत के मर्चेंट जहाजों को रोककर। इटली के पोर्ट पर जहाजों का रुकना और इजराइल का नाम सामने आना, यह अपने आप में एक बड़ी खबर थी। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में असली ट्विस्ट, असली भूचाल तो तब आया जब इस पूरे मामले की भनक ईरान को लगी।
ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी और कड़वाहट से आज पूरी दुनिया वाकिफ है। इन दोनों देशों के बीच दशकों से एक बहुत ही गहरा और जटिल तनाव चला आ रहा है। जब ईरान की मीडिया और वहां की एजेंसियों को यह खबर मिली कि इटली ने भारतीय जहाजों को इसलिए रोका है क्योंकि उनमें इजराइल के लिए हाई ग्रेड स्टील जा रहा था, तो ईरान बुरी तरह से भड़क गया। ईरान के लिए यह खबर एक बहुत बड़ा झटका थी। क्यों? क्योंकि ईरान हमेशा से भारत को अपना एक बहुत ही करीबी, भरोसेमंद और पुराना दोस्त मानता आया है। ईरान की नज़र में भारत एक ऐसा देश है जिसने मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी ईरान के साथ व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन जब ईरान को यह शक हुआ कि उसका जिगरी दोस्त भारत छुपकर या अप्रत्यक्ष रूप से इजराइल को ऐसा क्रिटिकल सामान सप्लाई कर रहा है, तो ईरान को लगा कि यह उसकी दोस्ती के साथ एक तरह का धोखा है। ईरान के शीर्ष अधिकारियों और वहां के रणनीतिकारों ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने इसे महज एक व्यापारिक घटना नहीं माना, बल्कि इसे एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के रूप में देखना शुरू कर दिया। ईरान को चिंता इस बात की थी कि अगर भारत से इजराइल को इस तरह की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहती है, तो यह मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ईरान ने अपने कूटनीतिक चैनलों के जरिए भारत तक अपनी नाराजगी और अपनी चिंताएं पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, यहां भारत के लिए स्थिति एक धर्म संकट जैसी हो गई। भारत के इजराइल के साथ भी बहुत गहरे रणनीतिक और दोस्ताना संबंध हैं। रक्षा क्षेत्र से लेकर कृषि और तकनीक तक भारत और इजराइल एक दूसरे के मजबूत साझेदार हैं, और दूसरी तरफ ईरान भी भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच संबंधों को एक तराजू में तौलना भारत के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती बन गया। ईरान की नाराजगी का सबसे बड़ा और सीधा असर अगर किसी चीज पर पड़ सकता है तो वह है चाबहार पोर्ट। दोस्तों, चाबहार पोर्ट सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, यह भारत के लिए एक कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है। यह मध्य एशिया, रूस और यूरोप तक पहुंचने के लिए भारत का गोल्डन गेट है। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान ने हमेशा से भारत को सड़क मार्ग के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का रास्ता देने से मना किया है। इस भूगोलीय रुकावट को दूर करने के लिए भारत ने सालों पहले ईरान के साथ मिलकर चाबहार पोर्ट को विकसित करने का एक मास्टर प्लान तैयार किया था, और अभी हाल ही में भारत ने ईरान के साथ एक ऐतिहासिक 10 साल का लॉन्ग टर्म समझौता साइन किया है, जिसके तहत इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड चाबहार पोर्ट के एक बड़े हिस्से का संचालन करेगा। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब भारत किसी दूसरे देश के बंदरगाह का सीधा प्रबंधन कर रहा है। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी मजबूत कर रहा है, जो व्यापार के समय और लागत को काफी कम कर देगा। लेकिन अब जब इटली वाले इंसिडेंट की वजह से ईरान के मन में भारत को लेकर शक के बीज बो दिए गए हैं, तो इस बात का डर सताने लगा है कि क्या ईरान चाबहार समझौते को लेकर अपना रुख सख्त कर सकता है। क्या ईरान भारत पर दबाव बनाने के लिए चाबहार के संचालन में कोई रुकावट पैदा करेगा? हालांकि कूटनीति के जानकार मानते हैं कि ईरान ऐसा कोई भी जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाएगा जिससे उसे खुद भी आर्थिक नुकसान हो। चाबहार पोर्ट ईरान के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भारत के लिए। भारत का निवेश और भारत का व्यापार ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए एक संजीवनी का काम करता है, खासकर तब जब ईरान पर पश्चिमी देशों के कई कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। फिर भी जियोपॉलिटिक्स में विश्वास ही सब कुछ होता है। अगर भारत और ईरान के बीच विश्वास की कमी आती है तो चाबहार जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के सामने अब सबसे बड़ा टास्क यही है कि वो ईरान के इस शक को दूर करे और उसे यह भरोसा दिलाए कि भारत की नीतियां किसी एक दोस्त के खिलाफ दूसरे दोस्त का इस्तेमाल करने वाली नहीं है। दोस्तों, इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा तकनीकी पहलुओं पर भी गौर करना होगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का सिद्धांत काम करता है। इसका मतलब है कि किसी भी देश का व्यापारिक जहाज अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी रुकावट के सफर कर सकता है। लेकिन जब कोई जहाज किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स या उसके बंदरगाह पर पहुंचता है तो उस जहाज पर उस देश के कानून लागू होने लगते हैं। इटली ने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जहाजों को रोका। इटली एक संप्रभु देश है और उसे अपने बंदरगाहों पर आने वाले किसी भी कार्गो की चेकिंग करने का पूरा कानूनी अधिकार है, खासकर तब जब उसे राष्ट्रीय सुरक्षा या यूरोपीय संघ के नियमों के उल्लंघन का शक हो। पर सवाल यह है कि क्या सिर्फ शक के आधार पर इतने बड़े व्यापारिक जहाजों को लंबे समय तक रोक कर रखना सही है? इससे लॉजिस्टिक कंपनियों, शिपिंग लाइंस और व्यापार करने वालों को करोड़ों रुपये का नुकसान होता है। जहाजों के लेट होने से ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। भारत की लीगल टीमें इटली के सामने डंके की चोट पर कह रही हैं कि हमारे जहाजों के पास बिल ऑफ लैडिंग से लेकर कस्टम डिक्लेरेशन तक हर दस्तावेज पारदर्शी है।
अगर इटली को कोई शक था तो चेकिंग के बाद जहाजों को तुरंत रिहा करना चाहिए था। इस तरह जहाजों को रोकना मुक्त व्यापार के सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, आज की ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स किसी बारूदी सुरंग के मैदान जैसी है, जहां एक गलत कदम सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। लेकिन भारत का बैलेंसिंग एक्ट आज दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका और यूरोप के साथ हमारे गहरे रणनीतिक रिश्ते हैं, दूसरी तरफ इजराइल के साथ हमारी जगजाहिर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, और वहीं तीसरी तरफ हम रूस के साथ अपनी ऐतिहासिक दोस्ती और ईरान के साथ चाबहार पोर्ट को भी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। यही वो संतुलन है जो आज भारत को विश्व पटल पर एक अलग पहचान दिलाता है। दोस्तों, इटली का यह कदम दरअसल भारत को एक मैसेज था कि पश्चिमी दुनिया हमारे हर व्यापार पर पैनी नजर रखे हुए है। वहीं ईरान का भड़कना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन गया। लेकिन नए भारत ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। हम किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं हैं। हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं और अपने व्यापारिक हितों के लिए किसी भी देश के साथ लीगल डील करना हमारा अधिकार है। इसे सैन्य समर्थन नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही भारत ने बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को भरोसा दिलाया है कि हमारे रिश्ते किसी तीसरे देश की वजह से प्रभावित नहीं होंगे और चाबहार पर हमारी प्रतिबद्धता पक्की है। यही वो बैलेंसिंग एक्ट है जो आज भारत की असली ताकत है। हम किसी के दबाव में नहीं झुकते, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं। दोस्तों, इटली का यह कदम सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए एक खतरे की घंटी है। पहले से ही स्वेज नहर और लाल सागर में तनाव के कारण जहाजों को अफ्रीका घूमकर आना पड़ रहा है। ऐसे नाजुक समय में अगर इटली जैसे देश सिर्फ शक के आधार पर कमर्शियल जहाजों को हफ्तों रोकेंगे तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सिस्टम ही चरमरा जाएगा। यह दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर व्यापार को कूटनीतिक हथियार बनाया गया तो महंगाई बढ़ेगी और ग्लोबल इकोनॉमी को भारी चोट पहुंचेगी। यही वजह है कि भारत दुनिया के मंचों पर डंके की चोट पर कह रहा है कि व्यापारिक रास्तों को कूटनीतिक लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे का एक और बहुत ही दिलचस्प पहलू है जिस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। क्या इटली ने यह कदम सिर्फ अपनी मर्जी से उठाया है या इसके पीछे पश्चिमी ताकतों का कोई अदृश्य दबाव है? कूटनीति के गलियारों में यह चर्चा बहुत तेज है कि इटली का यह कदम महज एक कस्टम चेकिंग नहीं है, बल्कि यह यूरोप और कुछ पश्चिमी देशों द्वारा भारत को दिया गया एक सिग्नल है। पश्चिमी देश अक्सर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति छोड़ दें। चाहे रूस से तेल खरीदना हो या ब्रिक्स में हमारा बढ़ता कद, हमारा यह बैलेंसिंग एक्ट उन्हें असहज करता है। इटली द्वारा भारतीय जहाजों को रोकना दरअसल हमारी प्रतिक्रिया जांचने की एक कोशिश थी, लेकिन वो भूल गए कि यह आज का भारत है। नई दिल्ली ने तुरंत अपनी डिप्लोमेटिक मशीनरी एक्टिवेट की और साफ कर दिया कि व्यापारिक हितों के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह घटना दिखाती है कि समंदर की लहरों पर एक बड़ा पावर गेम चल रहा है, जहां भारत अपनी मल्टी अलाइनमेंट नीति पर डंके की चोट पर कायम है। अब सवाल यह, भारत इस उलझन से कैसे निकलेगा? हमारे पास 3 बड़े हथियार हैं। सीधी बातचीत, इटली को सारे लीगल दस्तावेज सौंपना, ईरान का भरोसा, चाबहार पोर्ट और दोस्ती को सुरक्षित रखना, अंतर्राष्ट्रीय मंच, जरूरत पड़ने पर WTO में मुद्दा उठाना। यह खेल सिर्फ जहाजों का नहीं, जियोपॉलिटिक्स की शतरंज है। हमें यकीन है कि भारत की मजबूत कूटनीति इस मामले को जल्द सुलझा लेगी। लेकिन यह एक बड़ी सीख भी है। जैसे जैसे भारत ग्लोबल पावर बनेगा, हमें अपनी समुद्री और कूटनीतिक ताकत को और भी तेजी से बढ़ाना होगा। निष्कर्ष, दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इटली का यह कदम सही था? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर जियोपॉलिटिक्स की यह कड़क रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमेशा सतर्क रहें। जय हिंद।